हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी लोगों का विंग्स एकेडमी जोधपुर की यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अपन कल की क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था साधारण ब्याज। अपन ने ब्याज टॉपिक स्टार्ट किया था और ब्याज की कैलकुलेशन दो प्रकार से करते हैं। कैसे? एक तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा करते हैं अपन चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज की गणना किस प्रकार करेंगे, इस टॉपिक के कितने टाइप बन सकते हैं, उन सब की चर्चा अपन ने लास्ट दो वीडियो के अंदर की थी। ठीक है, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो विंग्स एकेडमी जोधपुर यूट्यूब चैनल पर आप एसएससी जीडी मैथ्स करके एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं आज चक्रवृद्धि ब्याज की। सिंपल ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है वो अपन ने चर्चा कर रखी और वहां पे अपन ने शुरुआत के अंदर सीखा था कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो आज क्या पढ़ेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या पढ़ेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। तो क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज? तो अपन ने शुरुआती क्लास के अंदर सीखा था कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अपन दो प्रकार से करते हैं, एक साधारण ब्याज के तौर पर और एक करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज? तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है यानी कि अगर आपको मूलधन पर जो ब्याज मिलता है उस ब्याज के अलावा आपको इस ब्याज पर ब्याज जो मिलेगा, एक सिंपल लाइन के अंदर अगर आप समझना चाहे तो आप यूं कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज। क्या होता है? ब्याज पर ब्याज। ब्याज पर ब्याज किस प्रकार, आइए देखते हैं। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लो कि मैंने आपसे 10,000 रुपए उधार लिए, 10,000 रुपए उधार लिए और मैं अब आपको कहता हूं कि मैं आपको पर मंथ क्या कह रहा हूं कि पर मंथ मैं आपको 500 रुपए का ब्याज दूंगा। आप मेरे को 10,000 रुपए दो, मैं आपको पर मंथ 500 रुपए का ब्याज दूंगा। अब देखो, ये जो मैं ब्याज दूंगा या तो मैं मंथली आपको पे करूं कि महीना कंप्लीट हुआ आपको 500 रुपए ब्याज के पकड़ा दिए, या फिर मैं कहूंगा कि एक साल के बाद मैं आपको ब्याज और जो आपने मुझे 10,000 रुपए दिए ये दोनों मिलाकर मैं आपको दे दूंगा। क्या कह रहा हूं कि जो आपने मुझे 10,000 रुपए दिए और जो पर मंथ 500 रुपए का जो ब्याज बन रहा है वो आपको एक साल के लास्ट में आपको दोनों एक साथ में दे दूंगा, यानी कि मूलधन और ब्याज में आपको दे दूंगा, यानी कि आपको मैं क्या दूंगा? मिश्र धन आपको दे दूंगा। अगर मैं मंथली ब्याज पे ना करूं तो, अगर मैं मंथली ब्याज पे करता हूं तो वो कौन सी स्थिति होती है कि एक महीना कंप्लीट हुआ मैंने आपको 500 रुपए पकड़ा दिए, अगले महीने फिर मैंने आपको 500 रुपए पकड़ा दिए, फिर अगले महीने 500 रुपए, जब तक मैं आपको आपका मूलधन नहीं लौटा देता तब तक आपको पर मंथ मैं आपको 500 रुपए का ब्याज दे रहा हूं। अगर आप पर मंथ ब्याज दे रहे हैं तो उस स्थिति में ब्याज कौन सा होगा? तो उस स्थिति में हमेशा जो आपका फिक्स किया हुआ ब्याज है वही होगा, ब्याज पर ब्याज नहीं होगा। यानी कि कौन सा ब्याज होगा? साधारण ब्याज होगा, जो आपने निश्चित कर रखा है कि मैं आपको 500 रुपए का ब्याज पर मंथ दूंगा। अगर आप मंथली उनको पे कर देते हैं, मूलधन तो कोई ना, मैं अभी ब्याज की बात कर रहा हूं कि मूलधन तो मैं बाद में दूंगा, मैं आपको 500 रुपए हर महीने दूंगा। अगर आप हर महीने 500 रुपए उसे ब्याज के दे रहे हैं तो वो कौन सा ब्याज होगा? तो वो आपका साधारण ब्याज होगा, फिक्स ब्याज होगा। 10,000 मूलधन है, 500 रुपए ब्याज के बन रहे हैं, मैं आपको हर महीने 500 रुपए दे रहा हूं, जब तक कि मैं आपको आपका मूलधन पूरा नहीं लौटा देता। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि आपकी कैलकुलेशन साधारण ब्याज पे करनी है, किस पे करनी है? साधारण ब्याज पे कैलकुलेशन करनी है और आपको हर महीने कुछ अमाउंट देना है, आपको हर महीने कुछ अमाउंट देना है। किस्त नहीं कह सकते, किस्त वाला नहीं कह रहा हूं मैं, है ना, कि आपको हर महीने कुछ अमाउंट देना है। आप कुछ भी दे सके रैंडम, आप हर महीने में, आपके पास 5,000 आए तो आपने 5,000 पकड़ा दिए, आपके पास 2,000 आए आपने 2,000 पकड़वा दिए। तो उस स्थिति में आप उस व्यक्ति को ब्याज दोगे या फिर मूलधन देंगे? ब्याज की शर्त क्या है कि आपका ब्याज कौन सा है? साधारण ब्याज है। तो अपन उस स्थिति में क्या करेंगे? अपन उस व्यक्ति को क्या देंगे? पहले मूलधन देंगे। अगर मैंने, जैसे कि मेरे पहले महीने का ब्याज हुआ 500 रुपए और मेरे हाथ में आ गए कि मेरे पास 400 रुपए है, 4,000 रुपए है, तो मैं इसको
क्या करता हूँ कि 3500 रुपये मूलधन के दे देता हूँ और 500 रुपये किसके दे देता हूँ, 500 रुपये ब्याज के दे देता हूँ। कितने आए मेरे पास, 4000 रुपये मेरे पास थे। इस व्यक्ति को क्या करता हूँ, 1 महीना हो गया और 1 महीने में मेरे पास 4000 रुपये आए, तो मैं इसको 3500 रुपये मूलधन दे देता हूँ और 500 रुपये ब्याज के दे देता हूँ, तो मैं 4000 रुपये दे दूंगा। अब 3500 रुपये आपने मूलधन के दे दिए, मूलधन के कितने दे दिए, 3500, तो पीछे कितने रहे, तो आपके पीछे रहे 6500। तो आप मेरे को बताओ, जब अगले महीने, ये तो पहला महीना कंप्लीट हो गया, अगले महीने आपका ब्याज किस पर लगेगा, 6500 पर लगेगा। और यदि मैं इसको ब्याज के 500 रुपए ना दूं, और यदि मैं इसको ब्याज के 500 रुपए ना दूं, मैं ब्याज क्या करूंगा, आखिरी में दे दूंगा, लास्ट में जितना भी ब्याज होगा वो मैं लास्ट में दे दूंगा। तो अगर मैं ब्याज ना देकर, अगर मैं इसको सिर्फ मूलधन ही देता हूं कि मेरे पास 4000 रुपए आए और मैं आपको 4000 मूलधन दे देता हूं, 500 रुपए मेरे ब्याज के बन चुके हैं, साधारण ब्याज है, ब्याज पर ब्याज लगेगा नहीं, तो मेरा फिक्स 500 रुपए 1 महीने का ब्याज बन गया। तो क्यों ना मैं इसे 4000 पूरा मूलधन का दे दूं। मैं उस व्यक्ति को कहता हूं कि मैं आपको ब्याज है जो सबसे आखिरी में होगा, जब जब मेरे पास पैसा आएगा तो जो मैं आपको पेमेंट दूंगा वो मेरा क्या होगा, मूलधन होगा। जब मैं इसको 4000 रुपए देता हूं, यानी कि अब मेरा 6000 पर ब्याज लगेगा। किस पर ब्याज लगेगा, 6000 पर, ना कि 6500 पर। अगर मैं उसे 3500 और 500 रुपए ब्याज के देता हूं, तो मेरा अगले महीने के लिए 6500 पर ब्याज लगेगा। अगर मैं उसे मूलधन ही दूं तो मेरा ब्याज किस पर लगेगा, 6000 रुपए पर। तो क्या हुआ, ऑल ओवर मेरे को 500 रुपए पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं यहाँ पे अपनी पैसे बचा सकता हूँ। बोलो हाँ या नहीं। अब जब कभी भी जरूरत पड़ जाए इन चीजों की, तो ऐसे कैलकुलेशन देख लिया करो खुद ही, अंदर ही अंदर कैलकुलेशन। जब जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकली होंगे, आपको उतनी ही चीजें आसानी से समझ में आएंगी। प्रैक्टिकली सोचो, कुछ भी सोचो। जैसे कि अपन ने टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर देखा था कि मेरी गाड़ी 120 की स्पीड से जा रही है, पीछे की गाड़ी 140 की स्पीड से आ रही है, तो वो मेरे को कितने की स्पीड से क्रॉस करेगी, वो मेरे को 20 की स्पीड से क्रॉस करेगी। तो ये सारी चीजें सोचने की होती हैं प्रैक्टिकली। जब आप इन चीजों को प्रैक्टिकली सोचेंगे, आप मैथ्स को यूं चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो उसी प्रकार ये सब चीजें प्रैक्टिकली सोचा करें, ठीक है। तो अपन कहाँ पे थे, थोड़े मुद्दे से भटक गए। अपन समझ रहे थे किस पेमेंट को कैसे करना है, किस ब्याज की कैलकुलेशन किस पे करनी है। मैं तो आपको समझाने चला गया कि आपको पहले कौन सा पेमेंट करना चाहिए, आपकी सेविंग कैसे होगी, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे किस पर, कि ब्याज की गणना अपन कैसे करते हैं, 2 प्रकार से गणनाएं करते हैं। ब्याज की गणनाएं 2 प्रकार से आप कर सकते हैं। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। जैसे कि मैंने आपसे 10,000 रुपए लिए और मैं आपको 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से ब्याज दूंगा, तो मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं कि मैं आपको ब्याज आखिरी में दे दूंगा, यानी कि मूलधन और ब्याज आपको लास्ट में दूंगा। वो लास्ट मैं 2 वर्ष के उधार लेता हूं या 1 वर्ष के लिए उधार लेता हूं, तो मैं जब कभी मेरा टाइम पीरियड पूरा होगा, तो उस शर्त के अकॉर्डिंग है ना, उस शर्त के अकॉर्डिंग जब कभी भी मेरा टाइम पीरियड पूरा होगा, तो आपको मूलधन और ब्याज आपको साथ में दे दूंगा। तो साधारण ब्याज तो अपने पढ़ा था कि हर महीने का या हर वर्ष का ब्याज एक समान होता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज के अंदर क्या होता है, आइए उदाहरण के तौर पर समझते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि अपन यहाँ पे मंथली कैलकुलेशन करते हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि मंथली कैलकुलेशन इजी से समझ में आ जाती है। तो देखो, जैसे कि आपका 10,000 रुपए है, 1 महीना कंप्लीट हो गया, आपका ब्याज कितना बना, 500 रुपए ब्याज बना। कुछ महीने के फर्स्ट महीना, पहले महीने का आपके 500 रुपए ब्याज बन रहे हैं। बात किसकी कर रहा हूं मैं, चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा हूं। तो 10,000 रुपए आपका अमाउंट है, यानी कि मूलधन आपका कितना बना, 10,000 रुपए। मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको 500 रुपए हर महीने के ब्याज दूंगा, और अगर जब कभी भी मैंने आपको ब्याज नहीं दिया, तो अगले महीने आपको उस ब्याज पर भी आपको कुछ मैं आपको ब्याज दूंगा। क्या मतलब कि ये जो 500 रुपए है, अगर मैंने आपको पे नहीं कर पाया, तो अगले महीने जब आपको मैं दूंगा, तो इस ब्याज पेमेंट का भी मैं आपको ब्याज दूंगा। तो ये क्या होता है, ब्याज पर ब्याज, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज हो गया। तो पहले महीने की मेरी किस्त आई 500 रुपए, मैंने इसको दे दिए, मेरा बैलेंस, इन ब्याज का बैलेंस कितना हो गया, 0 हो गया। अब दूसरे महीने मेरे वापिस 500 रुपए मैंने ब्याज के, क्योंकि मैं यहाँ पे उसको 500 रुपए पकड़ा रहा हूँ, लेकिन शर्त कह रहा है कि अगर आपने कभी भी नहीं दिया, तो आपको चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा।
तो फिर मैंने दूसरे महीने भी उसको 500 रुपये पकड़ा दिया और मेरा ब्याज का बैलेंस 0 हो गया। अगले महीने फिर तीसरे महीने 500 रुपये ब्याज के बने और मैं उसको इस महीने ब्याज नहीं दे पाया, और उस महीने मैं उस व्यक्ति को ब्याज नहीं दे पाया। फिर चौथा महीना आता है, तो चौथे महीने का ब्याज कितना बन रहा है? 500 रुपये बन रहा है। किस पे बन रहा है? मूलधन पे 500 रुपये का ब्याज जो मैंने फिक्स किया था। कितना बना? 500 रुपये बना। अब यहाँ पे मेरा ब्याज का बैलेंस 0 नहीं है, कितना है? 500 रुपये है। मान लो कि अगर मैं 500 रुपये नहीं दे पाता तो मेरे को 500 का 20 रुपये ब्याज का देना पड़ रहा है। कितना रुपए देना पड़ रहा है? इस 500 रुपए का मेरे को 20 रुपए ब्याज का देना पड़ रहा है। ये अपन प्रतिशत के अंदर कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, अभी अपन एक बार रैंडमली समझ रहे हैं, ठीक है, कि अगर 500 रुपए मैं आपको नहीं दे पाया तो मैं आपको 20 रुपए इस 500 रुपए का ऊपर आपको ब्याज दूंगा, यानी कि ये भी ब्याज है और ये भी ब्याज है, तो ये क्या हो गया? ब्याज पर ब्याज हो रहा है, तो ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। अब अगले महीने कितने देंगे? 500 रुपए तो आप इस मूलधन पर दे रहे हैं, और इस पर अगर आपने ये 500 रुपए अगर आपने पे नहीं किए तो आपको इसके ऊपर कितने रुपए का ब्याज देना पड़ेगा? तो 20 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। मतलब कि आपके चौथे महीने का टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? तो टोटल ब्याज हो जाएगा 520 रुपए। कितना ब्याज हो जाएगा? 520 रुपए। अब मेरे को चौथे महीने अगर आज तक का मेरे को ब्याज देना है तो मैं कितना दूंगा? पहले महीने का मैंने कर दिया, दूसरे महीने का मैंने कर दिया, तीसरे महीने का 500 रुपए बाकी है और चौथे महीने के मेरे को 520 रुपए बाकी है। अब इन दोनों महीनों का मेरे को पेमेंट करना है तो मैं कितना करूंगा? इन दोनों को जोड़ के 1020 करूंगा। कितना करूंगा? 1020 करूंगा। तो ये तो होती है मंथली कैलकुलेशन कि मैं उसे हर महीने ब्याज दे रहा हूं, और जब कभी भी मैं उसको ब्याज नहीं दे पाया तो मैं उसे ब्याज पर भी ब्याज दूंगा। या अपन ने 500 रुपए के ऊपर 20 रुपए का ब्याज दिया, अगर मैं टेक्निकली देखूं तो 500 रुपए ये 500 रुपए तो कितने होते हैं? 1000 रुपए होते हैं, लेकिन मैं उसे वास्तव में कितने दूंगा? 1020 रुपए दूंगा, क्योंकि मैं इस ब्याज के ऊपर भी 20 रुपए का ब्याज दे रहा हूं, ब्याज पर ब्याज दे रहा हूं, इसका मतलब चक्रवर्ती ब्याज दे रहा हूं। अब अपन ने एक साधारण ब्याज के अंदर एक टर्म सीखी थी कि जब कभी भी आपसे बात करें कि गणना आपको कैसे करनी है, गणना आपको करनी है त्रैमासिक, गणना आपको करनी है छमाही, और गणना आपको करनी है क्वार्टरली करने को बोल दे या त्रैमासिक करने को बोल दे, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? वहां पे अपन एक शर्त लिखी थी और मैंने आपको बोला था कि अगली क्लास के अंदर आपको वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि वो टेक्निकली अपन ऐसे क्यों करते हैं, अपन उसे टेक्निकली ऐसा क्यों करते हैं, तो वो चीज सीखते हैं। आइए देखिए, आपको ये चक्रवर्ती ब्याज कैसे होता है आपको समझ में आ गया? क्या होता है समझ में आ गया? देखो, जैसे कि मैं आपको कहूं कि मैंने आपसे 10,000 रुपए उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए? 10,000 रुपए उधार लिए, और मैं आपको हर महीने 500 रुपए का ब्याज देता हूं। कितने महीने का ब्याज दूंगा? 500 रुपए का हर महीने ब्याज दूंगा। आप यूं समझिए कि मैं आपसे लेता हूं 10,000 रुपए, मैं आपसे 10,000 रुपए उधार लेता हूं, मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको 12% की रेट से आपको, ये वार्षिक रेट है ना, मैं आपको 12% वार्षिक दर से आपको ब्याज दूंगा, और ब्याज मैं आपको दूंगा हर महीने। कितना ब्याज दूंगा? कैसे दूंगा? आपको प्रति माह आपको ब्याज दूंगा, प्रति माह आपको ब्याज दूंगा, और कितने टाइम के लिए दूंगा? 1 वर्ष के लिए आपको ब्याज दूंगा। कितने वर्ष के लिए ब्याज दूंगा? 1 वर्ष के लिए ब्याज दूंगा। ये चीज समझ गए? अब 10,000 का 12% मैं निकालता हूं तो कितना मिलता है मेरे को? 1200 रुपए पर महीने के हिसाब से मेरे को ब्याज आता है। मैंने ब्याज निकाला कि 12% क्या है? वार्षिक है, पर एनम आपकी क्या है? रेट है। मूलधन आपको कितना दे रखा? 10,000 रुपए आपको मूलधन दे रखा, यानी कि 1 वर्ष का मेरा ब्याज कितना बन रहा है? तो 1 वर्ष का मेरा ब्याज बन रहा है 1200 रुपए। कितना बन रहा है? 1200 रुपए बन रहा है। अब जब पहली बार कैलकुलेशन करते हैं, फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन करते हैं, तो वो फर्स्ट कैलकुलेशन सीआई और एसआई एक समान होता है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट एक समान होता है। तो अगर मैं 12% ही क्या है, ना तो ये सिंपल है ना कंपाउंड है, यानी कि 1200 रुपए सिंपल, मैंने आपको बताया कि 1200 रुपए ब्याज बन रहा है। अब यहाँ पे क्या लिख दिया कि आपको ब्याज प्रति माह देना है और 1 वर्ष के लिए देना है, यानी कि 12% मेरे को वार्षिक दर दे रखा है, यानी कि 12% किसकी वैल्यू है? मेरे पास 12 माह की वैल्यू है।
कितने माह की वैल्यू है? 12 माह की वैल्यू है 12%। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको पर मंथ आपको क्या देना है? ब्याज देना है। आपने सुना कभी भी कि 2 की मिति से ब्याज दे रहा हूं, 2 की मिति से ब्याज दे रहा हूं? तो ये 2 की मिति का मतलब क्या होता है? 2 की मिति का मतलब क्या होता है कि मैं 2 की मिति से ब्याज दे रहा हूं? 2 की मिति का मतलब, इस मिति का मतलब क्या होगा? अगर मैं इसको वार्षिक कह दूं तो मैं इसको क्या कहूंगा? 24% वार्षिक दर से। जब आप इस चीज को इस मिति में चेंज कर लेते हैं तो मिति का मतलब हो गया मंथली। क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों के अंदर? मिति का मतलब आप यूं समझ सकते हैं कि मैं मंथली 2% ब्याज दूंगा। अब यहाँ पे आपको 12% किसका दे रखा है? 1 वर्ष का दे रखा है। अब आप इस चीज को मिति के अंदर पहुंचा दो, आप आसानी से समझ आएंगे कि मिति का मतलब क्या होता है। तो मिति का मतलब क्या हो जाएगा? 1%। 1% क्या है? अगर 12 मंथ का ब्याज 12% है तो 1 माह का कितना परसेंट हो जाएगा? 1 माह का हो जाएगा 1%। क्योंकि मैं उसको पेमेंट हर महीने दूंगा। कितने महीने तक दूंगा? 12 महीने तक दूंगा। तो 1% सबके हिस्से आ गया। 1% पहले महीने का, 1% दूसरे महीने का, ऐसे करते करते मैं 12 माह तक उसे ब्याज दूंगा। अब जब यही चीज मैं कह देता हूं कि आपको ये त्रैमासिक करनी है, कैसे करनी है? त्रैमासिक करनी है। कैसे करनी है? त्रैमासिक करनी है। तो सिंपल, अगर आपको प्रति माह कह रहा है तो आपको दर के अंदर किसका भाग देना है? प्रति माह कह रहा है, यानी कि 1 वर्ष के लिए 12 माह, तो 12% के अंदर आपको 12 का भाग दे देना है और 1% आपकी वैल्यू आ जाएगी। वो कौन सी आएगी? 1 माह की आएगी। ठीक है, क्योंकि मैं उस व्यक्ति को 12 बार ब्याज दूंगा। कितनी बार ब्याज दूंगा? 12 बार ब्याज दूंगा, यानी कि 12 मंथ के अंदर 12 बार ब्याज दूंगा, तो 12 के अंदर 12 से भाग दे दो। सिंपल, सही समझो। अब जब आपको कहे कि आपको त्रैमासिक गणना करनी है, यानी कि 3-3 माह के लिए आप उसे ब्याज देंगे, हर 3 महीने बाद उसे ब्याज देंगे। त्रैमासिक मतलब 3 महीने में 1 बार ब्याज दूंगा। अगर मैं 3 महीने में 1 बार ब्याज दे रहा हूं तो 1 साल के अंदर कितना ब्याज दूंगा? यदि मैं उसे 3 महीने में, हर 3 महीने ब्याज दे रहा हूं, हर 3 महीने ब्याज दे रहा हूं, तो मैं उसे 1 वर्ष में कितनी बार ब्याज दूंगा? तो मैं 1 वर्ष में कितनी बार ब्याज दूंगा? तो 1 वर्ष में पहला महीना 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि मैं उस व्यक्ति को 4 बार ब्याज दूंगा। कितनी बार ब्याज दूंगा? 4 बार ब्याज दूंगा। अगर आपकी दर 12% प्रति वर्ष है, 12% प्रति वर्ष है, तो आपके 3 महीनों का कितना परसेंट हो जाएगा? यानी कि 12% बराबर 12 माह, तो 3 माह बराबर कितना हो जाएगा? मैं ब्याज कितनी बार दे रहा हूं? 4 बार दे रहा हूं, तो सिंपल 12 के अंदर 4 का भाग दे दो। यहाँ पे अपन ने 12 के अंदर 12 का भाग क्यों दिया? क्योंकि मैं उस व्यक्ति को 12 माह के अंदर 12 बार मैं उसको ब्याज दे रहा हूं। जितनी बार ब्याज दे रहे हो उससे भाग दे दो, सिंपल। अगर मैं कह दूं क्वार्टरली, वो क्वार्टर में समझना है ना। क्वार्टरली यानी कि चतुर्थ मास, 4 माह में 1 बार ब्याज दो, 4 माह में 1 बार ब्याज दो। तो 4 माह में जब मैं उसे 1 बार ब्याज दूंगा, यानी कि 4 महीने मैं उसे ब्याज दे रहा हूं, तो 1 वर्ष में उसे कितनी बार ब्याज दूंगा? तो मैं 1 वर्ष में उसे 3 बार ब्याज दूंगा, यानी कि अब आपको रेट के अंदर 3 से भाग देना है। रेट के अंदर 3 से भाग देना है। जब आपसे कहे कि मैं उसे 6 महीने में ब्याज दूंगा, प्रति 6 महीने मैं उसे अर्धवार्षिक पे करता हूं, तो आप दर के अंदर किसका भाग देंगे? कि मैं उसे 1 वर्ष में कितनी बार ब्याज दूंगा? तो मैं उसे 1 वर्ष में 2 बार ब्याज दूंगा। तो प्रति रेट के अंदर आपको 2 से भाग दे देना है, यानी कि आपकी दर आ जाएगी 6%। यहाँ पे अपन 12% समझने के लिए रखे, ताकि यहाँ पे आपका 8% हो सकता है, 4% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दर आए, अगर आपको करना त्रैमासिक करने को कहे तो आप किससे भाग देंगे? समझ में आ गया कि अपन त्रैमासिक कह रहे हैं, तो अपन उस रेट के अंदर उस जितनी बार ब्याज देंगे उस संख्या का भाग दे देंगे। तो वहां पे अपन ने 2 चीजें लिखी थी। अगर गणना त्रैमासिक करें तो आपको क्या करना है कि दर के अंदर 4 से भाग देना है और समय को 4 से गुणा करना है। समय को 4 से गुणा करना है। क्यों करना है? कि जैसे कि अगर यहाँ पे त्रैमासिक है, 4 से भाग दे रहा हूं, तो मैं उसे कितनी बार ब्याज दे रहा हूं? 4 बार ब्याज दे रहा हूं, 4 बार ब्याज दे रहा हूं।
एक वर्ष कंप्लीट करने के लिए मेरे को कितनी बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? 4 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक लाइन यहाँ पे एक आप और लिखिए कि जब समय बराबर क्या लिखोगे? समय बराबर आप लिखोगे ब्याज की गणना। क्या लिखोगे? ब्याज की गणना। कि मैं समय का सेंस क्या होता है कि मैं ब्याज की गणना कितनी बार करूंगा, ब्याज की गणना कितनी बार करूंगा। तो जब यहाँ पे त्रैमासिक है तो मैं ब्याज की गणना कितनी बार कर रहा हूं? 4 बार कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है? समय से 4 से गुणा करना है। और जब आपको कहे कि मैं ब्याज की गणना 6 माह ही कर रहा हूं, ब्याज की गणना कितने समय के लिए कर रहा हूं? 6 माह के लिए कर रहा हूं, तो मेरे को 1 वर्ष कंप्लीट करना है, तो मैं ब्याज की गणना कितनी बार करूंगा? 2 बार करूंगा। अगर आपको चतुर्मास क्वार्टरली कह दे तो आप क्या करेंगे? तो समय को आप 3 से गुणा कर देंगे। इतनी सी बात समझ में आई? इतनी आई। तो ये मैं रामायण समझा रहा हूं, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया क्या सबको? शाबाश, वेरी गुड। तो अब जब कभी भी प्रश्न बनेगा, इन चीजों को कैसे अप्लाई करेंगे वो अपन प्रैक्टिकली समझेंगे ना, तब आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। आपको मैं बस ये समझाने के लिए मैंने आपको इतनी रामायण बोली कि आपके मन में ये ना आए कि मैं इस तरह मासिक में आ रहा है तो मैं दर में 4 का भाग क्यों दे रहा हूँ, 4 से गुणा क्यों कर रहा हूँ। अर्धवार्षिक आ रहा है तो मैं दर के अंदर 2 का भाग क्यों दे रहा हूँ, 2 से गुणा क्यों कर रहा हूँ। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? देखिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। अपन टॉपिक से फिर बढ़ेंगे। तो अपन पढ़ रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज, जिसके अंदर एक दो फॉर्मूले हैं वो आप लिख लीजिए। फिर जैसे जैसे टॉपिक करेंगे अगर आप कोई फॉर्मूले आएंगे तो वैसे वैसे लिखते हुए चलेंगे। अभी आप बस सिंपल 2 फॉर्मूले लिख दो, सिंपल 2 फॉर्मूले कि चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, कि मैं कैसे चक्रवर्ती ब्याज को ज्ञात करूंगा। क्या लिखना है कि सी आई बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट, समझ रहे हो ना कि सी आई का मतलब क्या है। तो सी आई बराबर होगा मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 बाद समय और माइनस कर देना आपको मूलधन। माइनस क्या कर देना है? मूलधन आपको कर देना है। अच्छा, अगर आपको मैं कहूं कि अगर मैं यहां से मूलधन माइनस नहीं करता तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता? ये फॉर्मूला बन जाता मिश्रधन का। ठीक है, मिश्रधन का फॉर्मूला क्या बन जाता कि आप मूलधन माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे मिश्रधन का फॉर्मूला लिख सकते हैं कि सी आई से मिश्रधन, क्या लिख सकते हैं? सी आई से मिश्रधन बराबर क्या होगा? मूलधन के साथ में किसका गुणा? 1/10 बटा 100 और समय। आप किताबों के अंदर ऐसा लिखा जाता है, लेकिन अपन इसको कैसे करने वाले हैं? देखो क्या करेंगे, एक उदाहरण समझते हैं। मैं आपको मूलधन देता हूं 2000, मैं आपको मूलधन देता हूं 2000, आपको दर देता हूं मैं 10%। दर ये क्या है? ये आपका प्रिंसिपल। मैं आपको कहता हूं रेट है 10% और समय ले लेते हैं अपन 2 वर्ष। समय कितना ले लेंगे? 2 वर्ष। अब आपको बताना है कि सी आई क्या होगा। उसमें क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज कितना बनेगा। वेरी सिंपल, अपन क्या निकाल लेंगे? मिश्रधन निकाल देंगे। सबसे आसान होता है मिश्रधन निकालना, सबसे आसान होता है मिश्रधन। मैं मूलधन मान लेता हूं कि 100 रुपए मूलधन है। इस चीज को समझना जरा, यहाँ पे आपको मूलधन प्रश्न के अंदर दे रखा है, लेकिन इसको मेरे को जल्दी सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा कि आपको मानना है कि मूलधन 100 रुपए है, 10 रुपए क्या है? 10 रुपए मेरा ब्याज, 10% ब्याज है, 10% ब्याज है। 1 वर्ष के लिए मान रहे हैं ना, 2 वर्ष के लिए नहीं। अगर सिंपल ब्याज होता तो अपन क्या करते? ब्याज निकालने के लिए इन दोनों का गुणा कर लेते थे। चीज याद है कि नहीं है? तो अगर मैं सिंपल ब्याज निकाल रहा हूं तो यहाँ पे मेरे को एक एक वर्ष का अलग अलग ब्याज निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये चक्रवर्ती ब्याज है और चक्रवर्ती ब्याज कहता है कि आपको ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा। अगर सिंपल ब्याज होता तो मैं यहाँ पे इन दोनों का गुणा करके इनका ब्याज निकाल देता। तो उसी प्रकार 100 रुपए आपका मूलधन मान लो, 10 रुपए आपका ब्याज मान लो, तो आपको क्या मिलेगा? 110 रुपए आपको क्या मिला? ये आपको मिश्रधन मिला। 110 रुपए आपको क्या मिला? मिश्रधन मिला। और 110 क्या है? पहले वर्ष का है, पहले वर्ष का मिश्रधन 110। और दूसरे वर्ष का अगर मैं मिश्रधन मानू, मैं पुनः मिश्रधन मूलधन मान लेता हूं कि 100 रुपए है
और आपका ब्याज है 10 रुपए और आपका 110 रुपए आपका ये क्या है, ये आपका दूसरे वर्ष का मिश्र धन है। ये दूसरे वर्ष का क्या है, दूसरे वर्ष का आपका मिश्र धन है। क्या है, दूसरे वर्ष का मिश्र धन। समझो चीज को कैसे, कि मैं कहता हूं कि 2000 रुपए आपने 2 वर्ष के लिए उधार दिए और ब्याज की दर है 10 रुपए। ये चीज कैसे आएगी, कैसे क्लियर करेंगे, समझो। मैं कहता हूं कि 2000 रुपए है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, दर है आपके 10% और समय है आपका 2। मैं ब्याज निकालता हूं। पहले वर्ष का ब्याज हमेशा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज एक समान होता है। पहले वर्ष का ब्याज चाहे वो चक्रवृद्धि हो चाहे वो साधन हो, दोनों क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं। एक वर्ष का ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और साधन ब्याज एक समान होता है, तो मैं क्यों ना पहले वर्ष का मैं साधन ब्याज ही निकाल दूं। तो एक वर्ष का साधन ब्याज कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, रेट के साथ में टाइम से गुणा करना है। तो टाइम यहाँ पे अपन कितना लेंगे, 1 लेंगे। तो 10 का 1 के साथ में गुणा किया तो कितना मिला, 10 ही मिला। तो जब मैं 100 को 10 से गुणा करता हूँ, 10 के साथ में ऐड करता हूँ तो मेरे को 110 मिलेगा और ये आपका क्या है, पहले वर्ष का मिश्र धन है। ये सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कर रहे हैं अपन, है ना। तो 110% मेरे को मिश्र धन मिला। अब मैं क्यों ना इस 2000 का साधन ब्याज निकालता हूँ। 2000 का साधन ब्याज निकाला 10/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि आपका पहले वर्ष का ब्याज कितना मिला, 200 रुपए मिला। और जब मैं 200 रुपए ब्याज को मूलधन में जोड़ता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, मिश्र धन मिलता है। और मिश्र धन मेरे को कितना मिलता है, 2200 रुपए मिलता है। 2200 रुपए मेरे को क्या मिल रहा है, मिश्र धन मिल रहा है। अब अगले वर्ष यानी कि दूसरे वर्ष मेरे को इस पर ब्याज लगेगा, इस पर ब्याज लगेगा कि नहीं लगेगा। अब दूसरे वर्ष किस पर ब्याज लगता है, चक्रवर्ती ब्याज के अंदर, मूलधन और ब्याज पर। मूलधन कितना है, 2000 रुपए, ब्याज अपन ने कितना निकाला, 200 रुपए, तो कितना मिश्र धन हो गया, 2200 रुपए। अब इस पर 10% का ब्याज लगेगा, यानी कि मैं जब इसका 10% निकालता हूं तो मेरे को मिलता है 220 रुपए। 220 रुपए। अब देखो इसके 2 टुकड़े करके समझ सकते हैं कि 200 रुपए तो मेरे को किसके देने हैं, मूलधन के 200 रुपए। 2000 पर 200 रुपए मूलधन के ब्याज हो गए और 10% के हिसाब से 200 रुपए का कितना होगा ब्याज, 20 रुपए। तो ये क्या आ गया आपका, ये दोनों, ये पहले वर्ष का ब्याज 200 रुपए और दूसरे वर्ष का ब्याज 220 रुपए। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं। अब जैसे कि इस प्रश्न के अंदर करता हूं मैं कि मेरे को मिश्र धन कितना, 110। मिश्र धन अपन यहाँ पे कितना निकाला, 110 निकाला। अब मिश्र धन यहाँ पे भी कितना निकलेगा, 110। कैसे, यहाँ पे जब मैं 2200 का 110% निकालता हूँ, 2200 का 110% निकालूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, कितना मिलेगा, 2200 का 110% निकालूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, तो कितना मिल रहा है, अब देखो 0 22 2 24। अब ये मेरे को क्या मिल रहा है, मिश्र धन मिल रहा है। मेरे को इसमें से मूलधन घटाना है, मूलधन कितना है, 2200, और जब मैं मूलधन में से मिश्र धन घटाता हूँ मेरे को क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और ब्याज मेरे को कितना मिल रहा है, 220 मिलता है। ये कैसे आया, जब मैंने इसको 110% किया। अब मैं इसको 2000 को 110% करता हूँ, 110% करता हूँ तो मेरे को कितना मिलेगा, ये वाला नोट मिलेगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 22 और 2 0 2200 मिल गए। तो अब इस प्रश्न को अपन ऑल ओवर सॉल्व कैसे करने वाले, ये आपको बेसिक चीजें समझ में आई कि नहीं आई, कि अपन इस चीज को अप्लाई क्यों कर रहे हैं। जब मैं, अब देखो अपन को प्रश्न क्या है कि आपको दे रखा है 2000 मूलधन, रेट आपको दे रखी है 10% और टाइम आपको दे रखा है 2 वर्ष। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मूलधन 110/100, 110/100 आपका क्या आएगा, 2 वर्ष का मिश्र धन आ जाएगा, 2 वर्ष का मिश्र धन आ जाएगा। अब देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 का 11 से गुणा किया तो 121, और जब मैं 121 को 20 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 0 2 4 2 यानी कि 2420 रुपए। और यहाँ पे आपको 2420 रुपए आया कि नहीं आया, जब इतनी रामायण कर रहा हूँ तो 2420 रुपए आ रहे हैं। अगर आप इस फॉर्मूले से करते तो ये चीज होती, कैसे जमा था मैं इस फॉर्मूले में,
तो मैं चाह रहा हूं कि आपका एक स्टेप बच जाए। अगर आपको ये सारी रमन समझ में आ गई तो आपका इससे एक स्टेप बच जाएगा। ठीक है, एक स्टेप मेरे को कैसे बचाना है। देखो मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन मेरे को दे रखा है 2000। कितना मूलधन दे रखा है, 2000 मूलधन दे रखा है। और 1 प्लस दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 10/100 और किससे गुणा कर रहा है, समय से। फिर इनमें से आप मूलधन निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। जब मैं 2400 में से 2000 मूलधन निकालूंगा तो मेरे को 420 रुपये क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। वही चीज है यहाँ पे, ये आपको क्या मिल रहा है, मिश्रधन। जब मैं इस चीज को छुपा लूं तो ये आपको क्या मिलेगा, ये मिश्रधन ही मिलेगा। अब 2000 में आप क्या कर रहा हूँ, 2000 फिर 100, इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, 100 आता है बट्टे में, 100 यहाँ पे 100 प्लस 10, फिर आपका समय से गुणा यानी कि 2। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मैं फिर क्या करूंगा, 2000 को फिर करूंगा 110/100 इंटू 110/100। तो मैंने उसी चीज को आपके सामने यहाँ पे टाइप किया। ये 2 स्टेप आपके बच जाएंगे, कौन से, एक ये और एक ये। इतनी सी बात है, इतनी सी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। आपको 2 स्टेप बचाने हैं ये वाले, तो आपको क्या करना है, अब एक नया फॉर्मूला लिख दो। मूल फॉर्मूला तो क्या है, यही है। आप ऐसे लिखना, क्या फॉर्मूला लिखोगे कि मूलधन गुणा मिश्रधन निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन लास्ट में मूलधन वापस लेस कर देंगे, आपको मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन बराबर क्या लिखोगे, मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 100 प्लस दर बट्टा 100 और जितना समय बोले वो इससे गुणा कर देंगे। ये मैंने कहां से लाया, बस इसी को एलसीएम लेके सॉल्व किया और कुछ नया नहीं, इसी को एलसीएम से सॉल्व किया। 10% है तो सिंपल आपको प्रश्न के अंदर ही डायरेक्ट करना है कि यार दर दे रखी है 10, तो यहाँ पे मैं कर दूं 110/100 कर दो। और समय कितना है, 2 वर्ष कहता है, 3 वर्ष कहता है, 2 वर्ष कहता है, तो इसको 110/100 एक बार और कर दो। 3 वर्ष कहता है 110/100 एक बार और कर दो। वेरी सिंपल। इस चीज का ध्यान रखना कि आपने 110 किया है तो मतलब क्या है, 100 आपका मूल है और 10 आपका ब्याज है, तो 110 आपको क्या मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है मिश्रधन। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। जब आप इनमें से मूलधन लेस कर देंगे तब आपको ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, मिश्रधन माइनस मूलधन क्या होता है, ब्याज ही होता है। ठीक है, देखो अब बढ़ते हैं टाइप क्या आपको किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो टाइप फर्स्ट करके लिखो, साधारण ब्याज ज्ञात करना, हाँ चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना। कौन सा ब्याज ज्ञात करना है आपको, टाइप फर्स्ट वही टाइप बनेंगे जितने साधारण ब्याज के अंदर टाइप बने उतने के उतने टाइप यहाँ पे बनेंगे। एक टाइप वहां से यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बनेगा। कौन सा एक्स्ट्रा बनेगा कि आपको साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर से कुछ प्रश्न पूछे, इन दोनों के अंतर से कुछ प्रश्न पूछे। किस्त वाले प्रश्न यहाँ पे भी करेंगे, समय यहाँ पे भी निकालेंगे, दर यहाँ पे भी निकालेंगे, मूलधन यहाँ पे भी निकालेंगे। लेकिन एक टाइप वहां से यहाँ पे एक्स्ट्रा बनेगा कि आपको साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर देकर कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है, तो वो यहाँ पे एक अलग टाइप बन जाएगा। बाकी सारे टाइप वही हैं जो अपन साधारण ब्याज के अंदर पढ़े थे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप आप क्या लिखोगे, फर्स्ट टाइप आप लिखना कि फर्स्ट टाइप लिखो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना, चक्रवर्ती ब्याज कैसे, आइए देखते हैं। आप प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखिए 8,000 रुपए, 8,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, उधार दिया जाता है, उधार दिया जाता है। तो बताओ, तो बताओ
चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सिंपल सवाल कि 8,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। आपको बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय और माइनस कर देंगे मूलधन। तो मैं यहाँ पे सिंपल जो अभी आपको तरीका समझाया उसी तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि मूलधन कितना है। मूलधन आपका 8,000 रुपए, ब्याज की दर क्या है 10%। जब मैं 100 मान लेता हूं मूलधन, 10 मान लेता हूं ब्याज, तो मिश्र दर कितना हो जाएगा 110। कितने वर्ष के लिए कह रहा है? 2 वर्ष के लिए कह रहा है, यानी कि मैं अब मिश्र दर निकाल देता हूं 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100 और माइनस कर देंगे मूलधन। तो अपन को क्या मिल जाएगा? माइनस मूलधन कर दूंगा तो आपको मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो 8,000 यहाँ पे मूलधन आपको माइनस करना है, यानी कि आपको यहाँ पे 8,000 माइनस करने हैं। तो अब आगे कैसे करूंगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देता हूँ, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो गए। 11 को 11 से गुणा किया तो यहाँ पे 121 मिला और 21 को 80 से गुणा करता हूँ तो मेरे को मिलेगा 8, 16 और 9, 9,680। अब इनमें से आपको मूलधन लेस करना है तो आपको क्या मिलेगा? 1,680 रुपए। क्या मिला? आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिला। बोलो हाँ या नहीं? इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं है कि भाई मेरे को यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है, मेरे को रेट दे रखी है, मेरे को टाइम दे रखा है, बस सिंपल सा मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। बोलो हाँ या नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सबको? अगर आपको सिंपल आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने को कहे तो आप निकाल लोगे। तरीका अगर आप फॉर्मूला लगा करते हैं तो आपके 2 स्टेप बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपने 2 स्टेप बचा लिए। ठीक है, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं ना? 2 स्टेप बचा के आपका समय बचा रहे हैं। आपको जल्दी सॉल्व करना सीखना है। तो देखो आपको प्रिंसिपल दे रखा है 8,000 रुपए। मैं जब 100 रुपए मूलधन मान लो, 10 रुपए ब्याज मान लो, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? मूलधन के अंदर ब्याज जोड़ता हूं तो मिश्रधन मिलता है कि नहीं मिलता है? बस इतनी सी बात याद रखो। तो 110 मेरा क्या है? मिश्रधन है। जब मैं 8,000 का 110% निकालता हूं, 8,000 का 110% निकालता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? मिश्रधन मिलेगा। तो ये पहले वर्ष का मिश्रधन, ये पहले वर्ष का मिश्रधन और ये दूसरे वर्ष का मिश्रधन। और जब मैं इस मिश्रधन में से मूलधन घटा दूंगा तो मेरे को ब्याज मिल जाएगा कितना? 1,680 रुपए। अगला प्रश्न लिखो। अगला प्रश्न लिखेंगे टाइप फर्स्ट का अगला प्रश्न आप लिखना। अगला प्रश्न लिखो। देखिए प्रश्न क्या लिखा? ए बी को 16,000 रुपए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो। तो ब्याज की गणना कैसे हो? अर्धवार्षिक हो। तो सबसे पहले इसी चीज को सॉल्व करते हैं। ये अर्धवार्षिक क्या दे रखा अपन को? ब्याज की गणना कैसे करनी है? अर्धवार्षिक करनी है। तो अर्धवार्षिक ब्याज की गणना कर रहे हैं तो अपन ने क्या क्रम सीखी थी कि अपन को क्या करना है? दर का आधा करना है और समय का करना है दोगुना। समय का कितना करोगे? दोगुना कर लोगे। तो दर कितनी दे रखी है? दर 20% दे रखी है। तो आपकी आर बराबर क्या आ जाएगा? आपका आर बराबर हो गया 10% और टी बराबर कितना हो जाएगा? टाइम का आपको करना है दुगुना, यानी कि 1.5 का दुगुना कितना होता है? 1.5 का दुगुना आपका हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? समय आपके आ गया 3, रेट आपके पास 10%, आपके पास मूलधन है। आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो क्या? ठीक है, तो निकाले। तो अपन तरीका किससे करेंगे? वही तरीका। 16,000 आपको दे रखा है मूलधन। 16,000 आपको क्या दे रखा है? मूलधन 16,000। अब मैं 100 रुपए मान लेता हूं कि आपका मूलधन है, 10 रुपए आपका ब्याज। चलिए रेट कितनी? 10%, तो 10 रुपए ब्याज है, यानी कि 110 रुपए आपका क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। 110 क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। तो अब 110 मिश्रधन निकाल दूंगा। अब दूसरे वर्ष के लिए भी मैं मिश्रधन निकाल देता हूँ 110 बटा 100 और तीसरी गणना के लिए भी टाइम कितनी है? 3 बार है। तो अपन कितनी बार गणना करेंगे ब्याज की गणना? 3 बार करेंगे, क्योंकि समय का अर्थ क्या होता है? समय का मतलब ही अपने यहाँ पर है कि ब्याज की गणना आपको कितनी बार करनी है।
ब्याज की गणना कितनी बार करनी है, उसी का सेंस समय से होता है। आपको समय अपन ने निकाला 3, तो यहाँ पे ब्याज की गणना कितनी बार करेंगे, तो ब्याज की गणना अपन 3 बार करेंगे। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ पे नीचे सब खत्म हो गया, 0 ऊपर एक भी नहीं है। अब 13 का क्यूब 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है 13 31। कितना होता है, 13 31 ही होता है। 121 को 11 से गुणा करके देखो जरा, 13 31। अब 16 को 13 31 के साथ में गुणा करना है, तो 16 एकम 16, 48 और 1 49, 48 और 4 53, असल की 5, 16 और 5 आपका आ गया 21, 336। 21 336 आपको क्या मिला, ये मेरे को मिला मिश्र धन। अब मैं इनमें से पुनः 16,000 घटा दूंगा, यानी कि मूलधन घटा दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को ब्याज मिल जाएगा कितना, 5,396। तो ये आपका क्या है, ये आपका चक्रवर्ती ब्याज है। कैसे क्या, सबको समझ में आ गया। अब चलो एक और तरीका सिखाते हैं आपको, एक और तरीका सीखते हैं कि मैं इसको और जल्दी कैसे सॉल्व कर सकता हूं। देखो वो थोड़ा समझने लायक चीज है, अगर कभी वो तरीका आपके दिमाग से निकल जाए तो आपको इस तरीके पे आ जाना है। तो अपनी पुनः वही रेट अपनी कितनी निकाली, रेट अपना निकाली 10%, टाइम अपना कितना, टाइम अपना 3, ये चीज तो फिक्स रखनी है। अब देखो तो 2 वर्ष का अगर आपको निकालना है तो 2:1 करें, और 3 वर्ष का अगर आपको निकालना है तो 3:3:1। ये 2 चीजें याद रख लोगे। अपन 4 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए भी आती है, लेकिन अपन को 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए काम मिलेंगे। फिर 4 वर्ष तक चले जाओगे तो थोड़ी कैलकुलेशन वही लेंथी हो जाएगी, तो डायरेक्ट अपन इसी को कर लेंगे। तो अपन को यहाँ पे अपन के पास टाइम कितना 3, तो अपन कौन सी शर्त काम लेने वाले हैं, ये वाली। क्या लेंगे कि यहाँ 3:3:1। इससे अपन को क्या प्राप्त होगा, अपन इससे निकाल सकते हैं चक्रवर्ती ब्याज। क्या निकालेंगे, चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे। आपको सिंपल क्या करना है, इस अनुपात 3:1 रेट अपने पास कितनी है, 10 है। तो आप क्या करोगे, इस संख्या का 10 की घात 1 से, इस संख्या का 10 की घात 2 से, इस संख्या का 10 की घात 3 से गुणा करना है। 10 की घात 1 यहाँ पे मिला मेरे को 10, 10 की घात 2 यहाँ पे मेरे को मिला 100, 10 की घात 3 यहाँ पे मिला मेरे को 1000। अब पहली संख्या को छोड़ दो, पहली संख्या को छोड़ के अगली संख्या से हर 2 संख्या के बाद में पॉइंट लगाना है। हर 2 संख्या से पहले आपको पॉइंट लगाना है, यानी कि 2 0 से पहले यहाँ पॉइंट आ गया। अब अगली वाली पे हर 2 संख्या, तो 2 संख्या के बाद में तो पॉइंट लगा हुआ है, तो आपको मतलब फिर यहाँ यूं समझ, ऐसे समझ लो कि यहाँ पे आपको 2 संख्या के बाद में दशमलव लगाना है, और यहाँ पे आपको 4 संख्या के बाद में दशमलव लगाना है, और आगे अगर होता तो 6 संख्या के बाद में, फिर 8 संख्या के बाद में, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो जब मैं यहाँ पे 4 संख्या के बाद में दशमलव लगाता हूँ, 1 2 3 4, तो यहाँ पे दशमलव आएगा। कहाँ पे दशमलव आ जाएगा, 1 से पहले दशमलव आ जाएगा। ये थोड़ी ट्रिक की है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप प्रश्न जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 10 आया, अब 10 को 3 से गुणा करना है, 3 को इससे गुणा करना है, और 1 को इससे गुणा करना है। मैं 3 को 10 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे मिलता है 30, और 1 को 3 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे मिलता है 3, और जब मैं 1 को इस संख्या से गुणा करता हूँ तो मेरे को मिलता है 0.1000। आगे चाहे कितना भी जीरो हो, कोई मैटर नहीं करता। तो क्या मिलेगा, 0.1। अब इनको आपस में जोड़ देना है, आपका 3 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। तो कितना है, 30 और 3 33, और 33.1 क्या मिला, 33.1। और ये आपका क्या होगा, ये आपका ब्याज होगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका ब्याज होगा। अब देखो ब्याज मेरे पास आ गया 3 वर्ष का। सिंपल ब्याज होता तो अपन क्या करते, सिंपल ब्याज होता तो अपन यहाँ पे अपना 3 वर्ष 30% आता, 30% आता, 30% क्या आता, वो अपना ब्याज आता। क्यों कि मैं 10 को 3 से गुणा करता हूं तो यहाँ पे 30 मेरे को क्या मिलता, चक्रवर्ती ब्याज मिलता, साधारण ब्याज मिलता। यहाँ पे 33.1 आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे ब्याज पर ब्याज अपन ने जोड़ के यहाँ पे अपन ला रहे हैं, तब जाके 33.1 हुआ। अब मेरे पास ब्याज कितना, 33.1, मूलधन कितना है 16,000। सिंपल निकाल दो 16,000 का, 33.1%। अब यहाँ से ये हटेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल। अब 16 को इससे गुणा कर दो, 16 कम 16, 16 48, 49 और 4 हासिल की, तो आ जाएगा आपका 5,000
396। आपको अब याद आया कि नहीं आया? आ गया। तो ये आप ट्रिक अपने दिमाग में रख सकते हैं कि अगर 2 वर्ष का कहे तो 2:1, 3 वर्ष का कहे तो 3:1, 3:3:1। ठीक है। यहाँ पे आपको जो रेट देगी है उसका 10 की घात 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर आपस में इनका गुणा कर देना है। और ये पॉइंट का आप विशेष तौर से ध्यान रखना कि यहाँ पे आप 2 संख्या छोड़ के फिर पॉइंट लगाओगे, यहाँ पे आपको 4 संख्या छोड़ के फिर पॉइंट लगाना है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर 6 संख्या छोड़ के फिर आपको पॉइंट लगाना है। ठीक है। तो आपको अगर ये तरीका समझ में आया तो बेस्ट है, नहीं तो अपन मूल तरीका तो अपना है ही, कंसेप्ट तो अपना है ही। ठीक है। तो देखिए इस टाइप का लास्ट सवाल देखते हैं, फिर आगे के टाइप अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी आज की। तो एक प्रश्न और कर लेते हैं इस टाइप का, फिर क्लास को खत्म करेंगे। अगली क्लास में आपको जो बाकी के टाइप बचेंगे वो आपको बिना इधर उधर की बात किए हुए सिर्फ आपको फिर टाइप ही समझाने रहेंगे। ये थोड़ा कंसेप्ट वाला चीज थी, इसलिए आपको थोड़ा वक्त लग सकता है। अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो ये चक्रवर्ती ब्याज आपका बहुत आसान बन जाएगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार पीछे करके जरूर देखें। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, लॉजिक आपको समझ में आ गया। लॉजिक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि मैं उसको अगर अर्धवासी कहे तो मैं 2 का भाग क्यों दे रहा हूं, अगर त्रैमासिक कहे तो मैं 4 का भाग क्यों दे रहा हूं। तो वो चीजें आपको रटने की जरूरत कहीं नहीं रहेगी। ठीक है। फॉर्मूलों को कैसे जमाना है वो आपको मैंने समझा ही दिया। देखिए अगला प्रश्न, एक और प्रश्न लिख लेते हैं। ₹10,000 की धनराशि राम श्याम को 3 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6% हो तो ब्याज कितना होगा? अब यहाँ पे इस प्रश्न में आपकी सारी ट्रिकें धरी की रह जाती हैं, चाहे आपने कितनी भी ट्रिकें सीख रखी है। तो यहाँ पे अपन को किससे करना पड़ेगा? जो अपना तरीका सीखा उससे आसानी से हो जाएगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि 10,000 रुपए की धनराशि राम श्याम को 3 वर्ष के लिए उधार देता है। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5%, तीसरे वर्ष 6% हो तो कुल कितना ब्याज बनेगा आपको बताना है। तो भैया फॉर्मूला क्या कहता है कि 10,000 रुपए आपका क्या है? प्रिंसिपल है। मैं मूलधन मान लेता हूं 100 और पहले वर्ष ब्याज की दर क्या है? 4%। तो पहले वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा? 104। ये क्या है? फर्स्ट ईयर का। और सेकेंड ईयर का मूलधन मैं मान लेता हूं फिर 100 और ब्याज आपका कितना देगा? 5 वर्ष 5%, यानी कि आपका कितना हो जाएगा मिश्रधन? 105। और उसी प्रकार तीसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 6, यानी कि 106%। यानी कि मेरे को इन चीजों को आगे सॉल्व करना है। तो 10,000 के साथ में 104/100, 105/100 और 106/100। तो इससे मेरे को क्या मिलेगा? इससे मेरे को मिश्रधन प्राप्त होगा। और जब मैं मिश्रधन में से मूलधन घटा दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? ब्याज मिल जाएगा। सिंपल सी चीज। तब देखो कैसे करना है आगे। तो 10,000 4 जीरो काट देता हूं मैं, 4 जीरो कैंसिल। अब किससे काटे भैया? 5 से काट देता हूँ 21 बार, 5 से 1 कट जाएगा आपका 20 बार। मैं इसको 4 से काट देता हूँ 5 बार, 4 से इसको कितनी बार काट दूं? 4 दूनी 8, पीछे 2 24, ये चला जाएगा 26 बार। अब आगे कोई नहीं कटेगा, आगे आपको सॉल्व करना है और इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज का कंसेप्ट समझ में आ गया है तो वीडियो को दबा के शेयर कर दो।
वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा आपको आगे सॉल्व करके आपको जवाब देना है। ठीक है, दे दोगे क्या सब लोग? दे देना। ठीक है, कैलकुलेशन ये कैलकुलेशन आप कर लोगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।